हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। ठीक है, आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप। तो आकस्मिक अंतर्जात बल, पहले तो हम इस हेडिंग को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप। आकस्मिक मतलब अचानक, जो अचानक होता है उसे आकस्मिक कहते हैं। अंतर्जात मतलब कि अंदर होने वाला, और बल यानी कि वैसा बल, मतलब क्या हुआ कि वैसा बल जो अंदर होता है और जो अचानक होता है उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक मतलब क्या, बिना किसी फोन कॉल का डायरेक्ट पहुंच गया, उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक, अचानक से आ जाए। तो वैसा बल क्या है, भूकंप। ठीक है, यहाँ पे हमारा दे दिया चैप्टर कि वैसा बल क्या है, भूकंप। तो भूकंप कहाँ होता है, आकस्मिक अंतर्जात बल यानी कि पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी जो सतह है, धरातल है, धरातल के अंदर जो बल उठते हैं, जो बल होते हैं, जो अचानक कार्य करते हैं, उन्हें ही कहते हैं आकस्मिक अंतर्जात बल। और ये क्या है, भूकंप। तो देखिए, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं आज भूकंप, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भूकंप का मतलब क्या, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। अब भू का मतलब होता है भूमि, ठीक है, यानी कि जमीन, प्लस कंप मतलब कांपना, कांपना। तो मतलब क्या हुआ इसका, भूमि का कांपना। भूकंप का मतलब क्या हुआ, भूमि का कांपना। अब भूमि का कांपना कैसे, तो देखिए यहीं पे आपको इसका जो है आंसर मिल गया, आकस्मिक अंतर्जात बल। यानी कि ये भूमि कांप कैसे रही, अंदर पृथ्वी के अंदर कुछ क्रियाएं हो रही है, उसकी वजह से भूमि कांप रही है, भूमि हिल रही है। ठीक है, डर से नहीं हिल रही है, कुछ अंतर्जात बल लग रहे हैं उसके वजह से हिल रही। तो देखिए ये भूकंप हो गया। तो भूकंप का अर्थ क्या हो गया, भूमि का कांपना। भूकंप का अध्ययन करते हैं जिससे उसे उस विज्ञान को, भूकंप का अध्ययन जो विज्ञान करता है उस विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप को जिस स्केल में मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना। अब भूकंप क्या है, एक आकस्मिक अंतर्जात बल है, यानी कि वैसा बल जिसका कोई पहले से ज्ञान नहीं होता है कि हाँ ये आने वाला है या ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, अचानक से भूकंप आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल, भूकंप। ठीक है, भूकंप का अध्ययन जो विज्ञान करता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और भूकंप को जिस स्केल में मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता जिस स्केल में मापी जाती है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। अब अगर बुक के लैंग्वेज में इसकी परिभाषा देखें भूकंप की, तो भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंपों के कारण, अब भूकंप जो है भूमि के कांपने का कारण, क्या कारण है, डर से तो नहीं कांप रहे। क्या होता है, कभी कभी हम लोग कांपते हैं, तो कभी ठंड की वजह से कांपते हैं, डर लगता है तब कांपते हैं। भूमि किस वजह से कांप रही है, भूमि को डर थोड़ी लगेगा, ठंडा थोड़ी लगेगा। तो भूमि के कांपने का भी बहुत सारा रीजन है कि आखिर भूमि कांपती क्यों है, भूमि में हलचल क्यों होती है। ठीक है, तो इसका पहला रीजन तो है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस वीडियो को देख ले, प्लेट विवर्तनिकी। उसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, जब दो प्लेटें, ठीक है, तीन प्रकार की प्लेटें होती है, तीन प्रकार की प्लेटों के किनारे होते हैं, अभिसारी किनारा, अपसारी किनारा और संरक्षी किनारा। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में क्या होता है, एक दरार बन जाता है या दरार घाटी बन जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि भूकंप आता है। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो दोनों में टक्कर होता है, जिसकी वजह से भी भूमि में कंपन होने लगता है। अब क्या होता है, तीसरा होता है कि
दो प्लेटें जब एक दूसरे के क्षैतिज गति करती, इस तरह से जब दो प्लेटें एक दूसरे की क्षैतिज गति कर रही होती इस तरह से, तब उसे उस स्थिति में भी क्या होता है कि भूकंप आते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दोनों में टक्कर नहीं होता, दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग नहीं होती, दोनों एक दूसरे के पैरेलल पास हो जाती है, लेकिन दोनों के किनारों में टक्कर होती है, रगड़ होता, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके किनारों पर भूकंप आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी क्रिया की वजह से भी भूकंप आते हैं। जैसे ज्वालामुखी में क्या होता है कि लावा निकलता है, तो लावा के साथ कुछ गैसें भी निकलती हैं, जलवाष्प भी निकलता है, तो वो निकलने का जब प्रयास करता है तो वो धरातल पर प्रेशर लगाता है, दबाव लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि कांपने लगती है, भूमि में कंपन होने लगता है। उसके बाद आता है जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता। जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पृथ्वी का जो सतही जल होता है, ठीक है, वो किसी रीजन से या दरार सतह में दरार पड़ जाने की वजह से जब वो जल जो होता है वो नीचे चला जाता है, जब भूमि के नीचे, धरातल के नीचे जब वो जल चला जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो जब नीचे गया तो धरातल के नीचे तो तापमान अधिक है, और पानी क्या होता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं पानी को, तो वो जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है, और जलवाष्प में परिवर्तित होने के बाद वो क्या होता है, जलवाष्प ऊपर उठता है। ऐसा ही कुछ होता है सतही जल के साथ, पृथ्वी का सतही जल के साथ। जब ये जल नीचे जाता है, पृथ्वी के धरातल के नीचे जाता है, तो धरातल के नीचे बहुत अधिक तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो जल नीचे गया, जो जल, वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है और बहुत सी गैसों में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद जब ये जलवाष्प में, गैस में जब ये बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये जो जलवाष्प है, गैस है, ये ऊपर आने का प्रयास करती है। तो ऊपर जब धक्का लगाती है, पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर धक्का लगाने लगती है, जिसकी वजह से भूमि कांपने लगती है, भूकंप आता है। अब है भू संतुलन की अव्यवस्था। भू संतुलन की अव्यवस्था कैसे होती है, जैसे देखिए, हाँ, इस चैप्टर को भी मैंने, भू संतुलन चैप्टर जो है ये मैंने पढ़ाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख लें, भू संतुलन। ठीक है, भू संतुलन का सिद्धांत। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी में जो भी भूमि जो है खुद को संतुलित कैसे करती है, तो जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। तो तैर रहा है क्योंकि सियाल का जो घनत्व है वो सीमा से कम है, इस वजह से तैर रहा। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी नदी में या कहीं किसी नदी में ही मान लेते हैं, बोट है, ठीक है, हम नाव चला रहे हैं। अब नाव के हम एक साइड पे बहुत ज्यादा कुछ भारी वेट का कुछ बड़ा सा सामान रख देंगे, तो वो एक साइडर होकर के वो गिरने लगेगा। ठीक है, तो वो जब गिरेगा, जैसे हम नाव है, इस तरह से समझिए ये नाव है, ठीक है, अब इधर पानी है, ये पानी, ये नाव है, इधर मैंने ये कुछ मानते हैं, मैंने कुछ लोहा का टुकड़ा ही रख दिया, कुछ बहुत ज्यादा भारी वजन का है, तो ये क्या होगा, इस साइड पे हल्का पड़ेगा और इस साइड पे भारी, इसकी वजह से क्या होगा, ये वन साइडेड होने लगेगा और नाव जो है वो डूबने लगेगा। लेकिन अगर इसी को मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इतना ही भार का, अगर यहाँ पे कुछ छोटा सा चीज भी, लेकिन इतना ही भार का अगर रख देती हूँ, तो ये फिर ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह पृथ्वी में भी है कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब एक खुद को संतुलित करते, ठीक है। तो जब किसी वजह से या फिर जब अपर्दन क्रियाएं होती है, अपर्दन क्रिया तो सब जानते क्या होता है, अपर्दन क्रिया जब होती है, मानते पर्वतों में, पठारों में अपर्दन क्रिया हुई इस तरह से, यहाँ पर्वत है और ये है हमारा समुद्र तल, ठीक है, तो यहाँ से अपर्दन की क्रियाएं हो रही हैं,
ठीक है। तो जो अपर्दन की क्रिया के वजह से जो भी धूल कण है, मिट्टी है, जो भी है, वो सब कहाँ जा रहा है? नदी में सागर में जा रहा है। अब यहाँ जब समुद्र में जा रहा है तो इसका वेट कम हो रहा, ठीक है। ये पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना छोटा हो रहा, और ये इसमें क्या हो रहा है, सागर में, समुद्र में इसका जो समुद्र का वेट बढ़ रहा है और पहाड़ का वेट, भार जो है वो कम हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका जो सतह है, ठीक है, समुद्री तल का जो सतह है वो सीमा में प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा। दबाव लगाने के बाद क्या होगा, मैग्मा में प्रेशर होगा, या फिर वहाँ नीचे में जो चट्टाने हैं उनमें प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से भूमि में क्या होती है, हलचल होती है, इस वजह से, ठीक है। अब है एक रीड का चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी ऑफ डॉक्टर रीड, ठीक है, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी ऑफ डॉक्टर रीड। अब जैसे इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि जैसे हम कोई रबड़ लेते हैं, ठीक है, तो उस रबड़ को हम एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है। उसको जब हम एक सीमा तक खींचेंगे तो वो एक सीमा तक ही खींचेगा, दोनों साइड से जब हम उसमें प्रेशर लगाएंगे, उसमें तनाव लगाएंगे, खींचेंगे दोनों साइड से, वो एक सीमा तक खींचेगा और लास्ट में क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ चट्टानों के साथ भी होता है। जब चट्टानों में बहुत ज्यादा दबाव लगता है या तनाव पड़ता है तो वो एक सीमा तक ही कंट्रोल कर पाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वो टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या होता है कि फिर से आपस में जुड़ने का प्रयास करती है, आप एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती, अपनी वापस जो उसकी स्थिति थी उसमें आने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से धरातल पर क्या होता है, हलचल होती है। अब देखिए एक जलीय भार क्या होता है कि जब हम कहीं पे बांध बनाते हैं, बड़ा बड़ा जब हम बांध बना रहे हैं, ठीक है, तो पानी कहाँ से आता है, नदी का पानी कहाँ से आता है, पहाड़ों से आता है, ठीक है। तो जब हम बांध बनाते हैं, किसी नदी पे जब हम बांध बना रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उस बांध में जो भी नदी का पानी आ रहा है, उस बांध में वो जमा होते जाता है, बहुत पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है वहां पे। और जब पानी जमा हो जाता है तो जो उस जगह का जहाँ पानी जमा हो रहा है, वहां का जो जमीन है, वहां का जो धरातल होगा, वो नीचे में प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हलचल होती है, भूकंप आता है। अब है भूपटल का सिकुड़ना, यानी कि जो हमारा क्रस्ट है, धरातल है, इसका सिकुड़ना, ठीक है। जैसा हम लोग सबको मालूम है कि पृथ्वी जो वो पहले आग का गोला थी, ठीक है, भले ही, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि पृथ्वी जो हमारी है वो ठंडी होती गई है। अब पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो जब आप चाय देखते हो कि चाय को जब हम गर्म करके लाते हैं तो वो जब ठंडी होती है तो ऊपर में कुछ पपड़ी सा जम जाता है और वो सिकुड़ जाता है। आप इस चीज पे पता नहीं नोटिस किए हो या नहीं, लेकिन अब नोटिस करना कि जब चाय लाते हैं और जब वो ठंडी हो जाती है तो उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो ठंडा होकर सिकुड़ जाता है और बाकी नीचे गर्म ही रहता है। इसी ऐसा ही होता है पृथ्वी के साथ भी। पृथ्वी ठंडी होती गई और जो भूपटल है वो सिकुड़ता गया, ठीक है, लेकिन अभी भी जो इसका आंतरिक भाग जो है, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वो अभी भी गर्म है और अभी भी गर्म अवस्था में ही है। और लगातार पृथ्वी का ताप घटने की वजह से वो जो है वो संकुचित हो ही रही है। अब संकुचित हो रही है पृथ्वी, चट्टानों में भी कुछ खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूपटल पर हमें भूकंप महसूस होते हैं। अन्य कारण है कि कहीं पे जैसे भूस्खलन हो गया, उसकी वजह से भी आते हैं भूकंप। कहीं पे हम कुछ प्रयोग कर रहे होते हैं या विस्फोट होता है कुछ, या कुछ हम लोग परमाणु टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। अब भूकंपों के प्रकार हैं। भूकंप के कितने प्रकार हैं? ऐसे तो भूकंप के 2 प्रकार हैं।
मानवीय क्रियाओं से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो, और जो प्राकृतिक कारणों से भूकंप उत्पन्न होते हैं वो। मानवीय क्रियाओं से यानी कि जो मानव के द्वारा, जैसे कि कुछ हम प्रयोग कर रहे होते हैं या और भी कुछ, जैसे जलीय भारों के, ये मानव क्रिया से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बांध तो मानव बना रहा ना, तो मानव बनाया बांध, उसके वजह से भूकंप आया। ठीक है, मानव के द्वारा परमाणु कुछ प्रयोग की वजह से भी या कुछ विस्फोट की वजह से भी क्या होता है, भूकंप आता है। प्राकृतिक कारण तो बहुत सारे हैं, जैसे ज्वालामुखी की वजह से, प्लेट विवर्तनिक की वजह से, पताली भूकंप भी आता है। भूमि असंतुलित हो जाती है, उसकी वजह से भी भूकंप आता है। तो ज्वालामुखी क्रिया से क्या होता है, भूकंप कैसे आता है कि जहाँ पे भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तो वहाँ पे गैस निकलता है, जलवाष्प निकलता है, जिसकी वजह से भूकंप ज्वालामुखी के एरिया में भूकंप आता है। प्लेट विवर्तनिकी की वजह से, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि कैसे आते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक भूकंप क्या है कि वही जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है या पास आ रही होती है, एक दूसरे की क्षैतिज गति कर रही होती है, तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, उसी को विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। अब पाताली भूकंप किसे कहते हैं, तो पाताली भूकंप कहते हैं कि जहाँ पे भूकंप आया, ठीक है, तो उसका जो फोकस होता है, इपी सेंटर से जो फोकस होता है वो बहुत गहराई पर होता है। ये इपी सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। तो फोकस जो है इपी सेंटर से बहुत ज्यादा गहराई पर होता है, यानी कि ये 300 से 700 किलोमीटर के 300 से 700 किलोमीटर के बीच में होता है। इसे बहुत ज्यादा तो नहीं देखा गया है पाताली भूकंप को, लेकिन ये होता है पाताली भूकंप। इसका फोकस क्योंकि बहुत नीचे होता है इसलिए। एक देखा गया है स्पेन के सियरा नेवादा क्षेत्र में आया भूकंप का जो फोकस जो था वो 630 किलोमीटर नीचे था। क्या है, रानेवादा। भू संतुलन से संबंधित भूकंप, वही भूमि में जब असंतुलन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। उसी को भू संतुलन से संबंधित भूकंप कहते हैं। गहराई के अनुसार भूकंप, तो गुटेनबर्ग, ओल्डहम और भी बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर गहराई के अनुसार भूकंपों को 3 भागों में बांटा है। उथले भूकंप, मध्यम गहराई वाले भूकंप और पाताली भूकंप। पाताली भूकंप मतलब तो आपको समझ में आ गया कि जिसका फोकस बहुत नीचे होता है, गहराई पर होता है। उथले भूकंप इसका जो फोकस होता है वो ईपी सेंटर से 30 किलोमीटर की गहराई तक होता है। इसका फोकस कहाँ होता है, 30 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और इससे अधिकेंद्र से कुछ किलोमीटर की परिधि में ही इसका अधिक नुकसान होता है। जहाँ पे ईपी सेंटर बना है उसके कुछ परिधि में ही, कुछ दूर की परिधि में ही इसका ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा। ठीक है, और ये 30 किलोमीटर नीचे इसका फोकस होता है ईपी सेंटर से। मध्यम गहराई वाले जो भूकंप होते हैं इसका फोकस रहता है 30 से 300 किलोमीटर, 30 to 300 किलोमीटर के बीच में रहता है। 30 से 300 किलोमीटर बीच में इसका फोकस रहता है। ठीक है, और इसमें अधिक केंद्र से जो नजदीक में या दूर में भी जो भी एरिया जो है वो कमजोर चट्टानों का जो भी बना हुआ होगा वहां ज्यादा नुकसान होता है। पाताली भूकंप, इसका भूकंप मूल, इसका जो फोकस है वो 300 से 700 किलोमीटर के बीच होता है। हालांकि अभी तक ये अज्ञात है, अभी तक इसका ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन ये पाताली भूकंप होता है। अब प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भूकंप 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो स्थलीय भाग में जो भूकंप आता है, दूसरा सामुद्रिक भाग में जो भूकंप आता है। स्थलीय भाग में जो भूकंप आता है उसको अर्थक्वेक कहते हैं, लेकिन जो सामुद्रिक भूकंप आता है उसे सी क्वेक कहते हैं। उसे भी अर्थक्वेक नहीं कहेंगे, उससे सी क्वेक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो
इसमें तो नुकसान होता ही है, स्थलीय भाग में जो भी भूकंप आता है उसमें नुकसान होता है, बिल्डिंग गिर जाती है, जनहानि होती है। सामुद्रिक भूकंप में क्या होता है, जब भी भूकंप आता है तो सुनामी आती है। ठीक है, अब भूकंप एवं भूकंप विज्ञान। अब हम भूकंप के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। उसके बाद समभूकंप रेखा होती है, तो भूकंप की समान तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा या आइसोसीमल लाइन कहते हैं। भूकंप मापी किसे कहते हैं? तो भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस भी यंत्र के द्वारा भूकंप से संबंधित जो भी चीजें होती है उसका अध्ययन, उसका स्टडी जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसमें सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब देखिए, ये है भूकंप, जहाँ से भूकंप मूल है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके 90 डिग्री में ठीक सीधे में जहाँ पे इसकी तरंग का सबसे पहला प्रभाव जिस एरिया में, जिस जगह पे पड़ता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप मूल किसे कहते हैं? फोकस। भूगर्भ में गहराई पर जिस केंद्र से चट्टानों में होने वाली विशेष परिवर्तन की क्रियाओं से हलचल की शुरुआत होती है उसे भूकंप मूल या भूकंप उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। यानी कि जहाँ जिस एरिया में भूगर्भ में जिस जगह से भूकंप की शुरुआत होती है उसे फोकस कहते हैं। अधिकेंद्र फोकस से जिस स्थान से पृथ्वी की सतह पर लंबवत धक्का महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब है भूकंपीय तरंगे, इसे हम कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।